Hello students, let's continue our last topic of this chapter, that is Indo-China relations। वैसे अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही डिटेल में जाने वाला टॉपिक है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी वी आर डिस्कसिंग हियर। इंडिया और जो चाइना थे वो ग्रेट पावर थे एशिया के अंदर, लेकिन कब थे? इम्पेरियलिज्म के आने से पहले, यानी कि उपनिवेशवाद के आने से पहले ये वो यहाँ एशिया के अंदर सबसे बड़ी शक्तियाँ समझे जाते थे। और दूसरे कंट्री जैसे ब्रिटेन का इंडिया के अंदर था राज, उसके आने से पहले तक इसको बोला गया है दोनों कंट्रीज़ को कि बहुत ही पावरफुल और जाने पहचाने कंट्री रहे थे एशिया के अंदर। चाइना की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, जैसे मंगोलिया हुआ, कोरिया हुआ, इंडो चाइना हुआ, तिब्बत हुए, ये सभी पर इन्फ्लुएंस था चाइना का, यानी कि चाइना पर यहाँ राज यहाँ पर चाइना की माना जाता था और चाइना के यहाँ पर अच्छे रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी पीछे नहीं था। और इंडिया में जो बड़े बड़े किंगडम हुए हैं, जैसे मौर्यन किंगडम हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, और जैसे मुगल एम्पायर हुए, इन सब एम्पायर के और किंगडम्स ने अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी थी विदेशों के अंदर। और ये बाउंड्री से भी ब्रॉड, ये बाउंड्री से बाहर भी इनका मतलब पूरा डंका बोल सकते हैं हम बजता था। दोनों ही देशों का प्रभाव विदेशों में किस तरीके से था, यानी कि अगर हम दोनों देशों की बात करें, दोनों ही देशों का प्रभाव था पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरल भी। क्योंकि जो अशोका गए थे वो यहाँ से बहुत सारे विदेशों में जाकर, अशोका जो ग्रेट एम्परर थे, उन्होंने अपना जो कल्चरल जो प्रचार प्रसार अपने बच्चों के थ्रू विदेशों में करवाया था। पर हमारा आपस में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। हम शक्तियाँ थे दोनों एशिया के अंदर, बट हमारा आपस में ना हम एक दूसरे के दोस्त थे ना ही दुश्मन थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल जाती है अंग्रेज़ों से, और तो हम, और उधर से जो चाइना है, चाइना का भी जो है वो भी अपने आप को थोड़ा और ब्रॉड कर लेता है, उसको भी विदेशों से मुक्ति मिलती है। तो उसके बाद जो है हमारी आपस में कुछ संभावनाएं बनती हैं एक दूसरे से बात करने की। और उसी टाइम पर जो नेहरू जी जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन आता है, हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन आता है। हिंदी चीनी के भाई भाई के स्लोगन में क्या था कि हम दोनों जो है कंट्री आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन जो हमारे बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रहे हैं, मिलिट्री डिस्प्यूट हमेशा से रहे हैं। 1950 में जब तिब्बत चाइना के द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है तो हमारा झगड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे यहाँ से उसमें हस्तक्षेप किया जाता है और इंटरफेयर किया जाता है हमारे पीएम के द्वारा। इसी के साथ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चाइना है, जो लद्दाख वाला एरिया है, उसको लेकर भी जो हमारे कंट्री है, हम दोनों के बहुत ज़्यादा गहरा झगड़ा मान सकते हैं हम इसको, हमारा है। और 1962 के बाद से और अब तक लगातार हमारे झगड़े हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। लगातार हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं है। पर बीच बीच में जैसे जैसे कभी कभी हमारे ये लगने लगता है कि नाउ हमारे जो रिलेशंस है विल गोइंग टू बी बेटर। बट अचानक से जो चाइना है वो एक्सीडेंटली अचानक से ही कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से जो है हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें फिर से ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। रिसेंटली जैसे डोकलाम में चाइना ने किया, तो उसके बाद से जो हमारे पीएम है उन्होंने जितनी भी चाइनीज़ सामान था उन सब का जो है बहिष्कार स्टार्ट कर दिया, और ख़ासकर जो है चाइनीज़ ऐप को भी उन्होंने बैन कर दिया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जब 1998 में हमने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस टाइम पर जो है चाइना को ये लगता है कि जब भी हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि ये उनकी शक्ति के लिए खतरा है। और इसके अलावा नीचे ही नीचे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी हमेशा चाइना सपोर्ट करता है, नहीं तो पाकिस्तान अकेले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इन सब डिस्प्यूट के रहते हुए भी, इतने बड़े बड़े झगड़ों के होते हुए भी, हमेशा से जो जो दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी तरीके से जो है इन संबंधों को ठीक किया जाए, और टाइम टू टाइम डिप्लोमेटिक वार्ताएं हमारे बीच में चलती रहती हैं। सो हियर फोर चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी हैज़ गॉट फिनिश। थैंक यू।